शिल्पा की बात सुनकर तनु ने रोना बंद कर दिया और फिर उसके गले लगकर उसने, सिर्फ तू ही तो है जो मेरी बहन, मेरी सहेली है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देती है, और आज जब मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो सिर्फ तुम हो जो मेरे साथ खड़ी हो। तुम जानती हो बचपन से मैंने अपनी ज्यादा सहेलियां नहीं बनाई क्योंकि मैं उन पर विश्वास ही नहीं कर पाती थी। एक तुम ही हो जिस पर मुझे अपने से ज्यादा विश्वास हुआ और आज मेरा विश्वास जीत गया। मैं तुम्हारे जैसी सहेली पाकर अपने आप को सबसे बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ। तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। फिर तनु शिल्पा के गले से अलग हुई। इसके बाद शिल्पा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अब बस कर सुदामा कृष्ण का चैप्टर। तू मेरी सबसे प्यारी सहेली है और मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी जरूर करूंगी। तू हिम्मत मत हार और ज्यादा मत सोचना, मैं हूं ना। दोनों ही कुछ देर बातें करती रही। सिंघानिया जी ने देखा रात के 10 बज रहे थे, पर अभी तक मिताली जी और मोहित का ऑपरेशन नहीं हुआ था। उन्हें घर की भी फिक्र हो रही थी, तो उन्होंने शिल्पा को घर जाने का इशारा किया, लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया। तब सिंघानिया जी ने तनु से कहा, बेटा मैं शिल्पा को यहाँ छोड़ देता, लेकिन पता नहीं रात में कौन सी दवाई की जरूरत पड़ जाएगी, और वहाँ शांति जी की हालत भी ठीक नहीं है, वो बिस्तर पर है। यदि मैं वहाँ चला जाऊंगा और यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम दोनों रात में कहाँ भटकोगी। इसलिए एक काम करो, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं यहाँ देख लेता हूँ। तनु ने कहा, अंकल आप भी तो सुबह से मेरे साथ यही हैं और बार बार हॉस्पिटल आना जाना ही कर रहे हैं, और आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं यहाँ रुककर मम्मी, पापा और मोहित का ध्यान रखूंगी। हाँ, लेकिन दवाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं कैसे करूंगी, मुझे पता नहीं। तनु ने अपना सिर नीचे झुका दिया। उसे नहीं समझ आ रहा था अपनी परेशानियां सिंघानिया जी को कैसे समझाएं। वो उन्हें यहाँ रुकने के लिए भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि अंकल भी काफी थक गए थे। थकान शिल्पा और अंकल की आंखों में दिखाई दे रही थी। कुछ देर वो ऐसे ही चुपचाप बैठी रही। सिंघानिया जी ने अपना फोन निकाला और कहा, तुम अपना नंबर बताओ, मैं तुम्हें गूगल पे कर देता हूँ। तनु ने अपना नंबर बताया। उस नंबर पर सिंघानिया जी ने 50,000 रुपए डाले और तनु को सांत्वना देते हुए शिल्पा को लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने तनु से कहा, हम सुबह आएंगे, तुम चिंता मत करना। तनु वहाँ अकेले रह गई थी और अभी तक ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। पता नहीं अंदर कैसी क्रिटिकल कंडीशन थी। तनु वहाँ इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे बैठे ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि कैसे वो पैसों का इंतजाम करेगी। उसे इसकी बहुत चिंता हो रही थी। वैसे तो अभी उसके अंकल मदद कर रहे थे, लेकिन कब तक करेंगे। उन्होंने अभी ही बहुत मदद कर दी थी और इससे ज्यादा मदद तनु लेना नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दी उसे कहाँ नौकरी मिलेगी जहाँ से इतने पैसों का इंतजाम कर पाएगी। उसे समझ आ गया था कि अब कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रह गई है और उसके नाम कुछ नहीं है जिसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर ले। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, आंखों में फिर नमी छा गई। उसे अपने सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। तभी उसे अपने बैग में पड़े फोन में मैसेज के रिंगटोन की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान टूटा और उसने अपने बैग से मोबाइल निकालकर देखा। उसमें कंपनी का मैसेज था, तो उसने उसे इग्नोर करके वापस बैग में रखने के लिए जैसे ही बैग खोला और उसके अंदर मोबाइल डाला, उसका हाथ एक पेपर से टकरा गया। उसने वो पेपर निकाला। तब उसे कॉलेज के बाहर मिले उस पेपर का ध्यान आया। वो उसे पढ़ने लगी और उसकी आंखें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शब्द पर अटक गई। तनु हाथ में उस पैम्पलेट को पकड़कर बैठी हुई थी। वो उसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें धुंधला गई थी। दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर उभर आया था। उसके हाथ उस पेपर को पकड़े हुए कांपने लगे थे। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना सही है या गलत, वो इस पर सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। उसी उधेड़-बुन में वो पेपर लिए बैठी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। उसे ना भूख लगी थी और ना प्यास महसूस हो रही थी। वो अब दीवार से सटकर बैठ गई और पेपर निहारने लगी। तभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर होने वाली हलचल से उसका ध्यान टूटा। उसने ध्यान दिया, इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुल गया था। काफी लंबे ऑपरेशन के बाद सभी डॉक्टर थके हुए चेहरे लेकर बाहर निकल रहे थे।
उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी जंग जीतकर बाहर आए हैं। तनु ने जल्दी से उस पेपर को बैग में डाला और दौड़कर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई। उसने हड़बड़ी में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे मम्मी और भाई कैसे हैं? सब ठीक है ना? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए दोनों की हालत बहुत सीरियस है, उन्हें अभी आईसीयू में रखना होगा। अभी आप उन्हें दूर से देख सकती हैं, लेकिन प्लीज उनसे मिलने की जिद मत करिए। दोनों को अभी तक होश नहीं आया है। आप चिंता मत करिए, दोनों खतरे से बाहर हैं, बस अभी होश नहीं है। उसने देखा उसकी मम्मी और भाई को इमरजेंसी रूम से बाहर निकाल रहे हैं। वो थोड़ा दूर से ही खड़े होकर उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों के सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। मोहित के हाथ और पैर पर प्लास्टर था, तो मम्मी को भी हाथ पर प्लास्टर था। वो दोनों ही बेहोशी की हालत में ऐसे लग रहे थे जैसे सुकून की नींद सो रहे हैं। उनका पूरा दर्द तनु के दिल में उतर आया। उसे देखा नहीं जा रहा था। वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। उन्हें भी सेकंड फ्लोर में आईसीयू में एडमिट किया गया। तीनों के कमरे एक साथ लगे हुए थे। तनु भी उनके साथ सेकंड फ्लोर में चली गई। वहां बारी बारी से तीनों के कमरे के बाहर से ही उन्हें निहारने लगी। रात के 12:30 बज रहे थे, लेकिन तनु की आंखों से नींद गायब थी। खाने के पैकेट वहीं बेंच पर रखे हुए थे। उसने धीरे से उन पैकेट को खोला। उसमें रोटी, सब्जी, सैलेड और अचार रखा हुआ था। तनु का एक मन हुआ खा ले, लेकिन फिर उन सभी को देखकर उसका मन ही नहीं हुआ। उसने वापस उस पैकेट को बंद कर दिया और बेंच पर वापस रख दिया। फिर अपने बैग से पानी का बोतल निकाला, कुछ घूंट पानी के पिए और वहीं बैठ गई। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने फिर बैग से उसी पेपर को निकाला और पढ़ने लगी। उस पेपर में ऊपर एक हेडिंग था जिसमें लिखा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसने मन में सोचा, क्या आजकल लड़कियों की इतनी कमी हो गई है? लोगों को इस तरह के मैरिज के ऑफर भी देने पड़ते हैं। पता नहीं कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर किसी बुढ़े ने तो नहीं दिया। हो सकता है उसने अपनी थोड़ी सी जिंदगी को काटने के लिए इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर रखा हो। यही सोचकर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को शादी के लिए एक होनहार और सुशील लड़की की जरूरत है, जिसके लिए अपना बायोडेटा एक मेल आईडी में मेल करने को कहा गया था। आगे लिखा था, शादी के लिए उम्र 24 साल से अधिक पर 30 साल से कम होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल और कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट अमाउंट लड़कियों के सिलेक्ट होने के बाद ही बताने को कहा गया था। इस पर तनु ने सोचा, अभी तो वो 24 की हुई नहीं है, अभी तो वो मात्र 22 साल की ही थी। उस बिजनेसमैन के बारे में कोई डिटेल उसमें नहीं दी गई थी। उसने मन में सोचा, क्या पता ये फेक हो, इसका कोई वजूद ही ना हो और किसी ने मजाक में पैम्पलेट छपवाया हो। पर क्यों? लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले शिल्पा ने भी न्यूज़पेपर में आए इस तरह के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था और दोनों इस बात पर बहुत हंसी थी। उसके दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे। उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। उसका एक मन हुआ कल शिल्पा से बात करने के बाद बायोडेटा मेल करेगी, पर फिर सबकी कंडीशन को देखते हुए उसे यही सही लग रहा था। उसे पता था शिल्पा अगर ये बात जानेगी तो उसे कभी मेल नहीं करने देगी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर उसने पक्का निश्चय करते हुए अपने मेल को खोलकर ड्राइव में देखा। उसका एक बायोडेटा बना हुआ था जिसमें उसकी बेसिक डिटेल थी और साथ ही फोटो भी लगी हुई थी। उसने वही बायोडेटा दी गई मेल पर मेल कर दिया और शांति से बैठ गई। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो फिर वहीं आईसीयू के वार्ड के बाहर टहलने लगी। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि मेल भेजना सही था कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। टहलते टहलते वो वार्ड के बरामदे में आ गई और वो खिड़की से बाहर अंधेरी रात में तारों को देखने लगी। तारों को देखते देखते उसे सुबह उस लड़के से हुई टक्कर की याद आई। उसे उसकी काली आंखें और उसमें खोना याद आने लगा। उसने मन में सोचा, पता नहीं क्यों उसकी आंखें बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार के आंखों की तरह ही थी। क्या सपनों का राजकुमार भी ऐसा ही होगा? वो फिर आईसीयू वार्ड के सामने लगी बेंच पर बैठ गई और अपनी डायरी निकालकर अपने मन को शांत करने के लिए उस लड़के की आंखों को बनाने लगी। वाकई उसकी आंखें इतनी सुंदर बनी थी कि कोई भी देखता तो उसमें डूब जाता।
उसके दिल में किसी कवि की एक कविता की कुछ पंक्तियां उभरी। जो बोल ना पाऊं मैं तो मेरी आंखों में झांक लेना तुम, जो नैना चमके मेरे तो मेरी खुशी जान लेना तुम, जो नमी हो नैनों में मेरे तो मेरी उदासी मान लेना तुम। इस तरह से बिना भूले मेरे भावों को पहचान लेना तुम। फिर उसने अपनी डायरी बंद करके रख दी। तनु वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गई थी। जब नींद खुली तो उसने देखा पूरा कॉरिडोर रोशनी से भर गया था। उसने हड़बड़ाकर अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखा। उसमें सुबह के 7 बज रहे थे। उसने सोचा एक बार आईसीयू में देख ले, शायद दोनों को होश आ गया हो। वो जल्दी से उठी और आईसीयू में कमरे के बाहर दरवाजे से झांकने लगी। उसने देखा किसी में भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा शायद अभी होश नहीं आया है। वो फिर निराश हो गई और हॉस्पिटल के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के बेडरूम में तेज प्रताप राठौर अपने बेड पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट अरुण को फोन करके उसे कहता है, देखो आज शाम की फ्लाइट है, मुझे जर्मनी निकलना है। क्या अभी तक कोई लड़की डिसाइड नहीं हुई है? सामने से आवाज आई, सर कल तक तो जितने भी आपको दिखाई उन्हें आपने रिजेक्ट कर दिया था और अभी रात तक में जो प्रोफाइल्स आई हैं उनमें से 3 मैं आपको रिव्यू के लिए भेज रहा हूँ। एक बार आप उन्हें चेक कर लीजिए। तेज प्रताप ने कहा, ठीक है जल्दी भेजो, नहीं तो इन्हीं तीनों में से कोई एक फाइनल कर दो, लेकिन शादी आज ही हो जानी चाहिए। तनु वॉशरूम से निकलकर सीधे आईसीयू रूम की तरफ वापस आई। एक बार फिर सभी के कमरे में झांकने लगी। तभी वहां नर्स आई। ये वही नर्स थी जिसने तनु के लिए प्रार्थना की थी। तनु को देखकर उसने प्यार से पूछा, बेटा तुम बहुत थकी लग रही हो, तुमने शायद ठीक से आराम नहीं किया। देखो परेशानियां सबके साथ होती है और तुम चिंता मत करो, ये जल्दी दूर हो जाएंगी। तुम परेशान मत हो, मैं यही हूँ। तब तक तुम घर से मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके आ जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगी। लेकिन तनु ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। इस पर नर्स ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन तुमने कल से शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। देखो खाने के पैकेट भी यहाँ पड़े हुए हैं। जाओ घर जाओ और नहा धोकर थोड़ा आराम करके और नाश्ता करके आओ। देखो अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो इन सब का ध्यान कैसे रखोगी, इसलिए घर जाओ बेटा। तनु ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, अभी 7 बज रहे हैं, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। नर्स ने कहा, ठीक है आराम से आना, मैं यही हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर तनु अपना बैग लेकर वहां से चली गई। वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अभी भी उसका मन आईसीयू वार्ड में एडमिट प्रशांत जी, मिताली जी और मोहित पर था। तनु गाड़ी के स्टैंड पर गई और अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकाली और स्कूटी स्टार्ट करके अपनी दादी के पुश्तैनी मकान की तरफ चली गई। 15 मिनट में ही वो वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा वो पुराना सा मकान है जिसकी शायद उसके पापा ने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई करवाई होगी। वो मेन गेट खोलकर अंदर गई, पर घर के दरवाजे पर बाहर लॉक लगा था। उसे देखकर वो वापस लौटने वाली थी। तभी पड़ोस की सुशीला आंटी ने उसे आवाज दी, बेटा तुम्हारी मम्मी ने जाते समय घर की चाबी मुझे दे दी थी, ये लो। और चाबी देकर आंटी चली गई। तनु ने लॉक को खोला और अंदर जाकर देखा हॉल में पूजा का सामान रखा हुआ था। शायद उसकी मम्मी ने पूजा कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अंदर के रूम में गई। अंदर छोटा सा किचन था और 3 बेडरूम थे जिनमें पुराने घर का सारा सामान रखा हुआ था। कुछ सामान अच्छे से रखा था और कुछ वैसे ही बॉक्स में पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, पापा आप कितना दर्द अपने सीने में छुपा रखे थे। आपने कुछ भी मुझसे शेयर नहीं किया। आपको अपनी परेशानी मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इन परिस्थितियों में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया, और क्या मैं इतनी पराई थी कि आपने अपनी परेशानियां मुझे नहीं बताई और मम्मी ने भी मुझसे अपनी परेशानियों को छुपा के रखा। वो तो मेरी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों नहीं बताया आपने सब कुछ मुझे?